आज जिया बहुत खुश थी। उसकी एक दोस्त जिसका नाम सिमी था, उसने उसे एक जगह का नाम और पता दिया और कहा कि यहाँ चली जाए। छोटा सा काम करना होगा और उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जब से उसे पता चला है कि उसकी बहन के दिल में छेद है, तब से वह एक एक रुपए जमा कर रही है, जिससे उसकी बहन का ऑपरेशन हो सके। वह खुशी खुशी सिमी के बताए पते पर जा रही थी, पर उस बदनसीब को यह नहीं पता था कि जहाँ वह जा रही है, वहाँ आज उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। जिया एक साधारण सी लड़की थी, जिसका रंग सांवला, कद 5 फुट 4 इंच, कमर तक लहराते बाल। उसने बहुत साधारण से कपड़े पहन रखे थे। जितनी मासूम वह थी, उससे ज़्यादा मासूम उसका दिल था, जो किसी पर भी विश्वास कर लेता था, और इस कारण उसे हमेशा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। फिर भी वह हर मुसीबत को हंसते हुए पार कर लेती थी। उसकी एक छोटी बहन थी, जिसका नाम रिया था। वह 10 साल की थी। दोनों बदनसीब बहनें अपनी सौतेली माँ और उसके बेटे के साथ रहती थीं। जब उन्हें यह पता चला कि रिया के दिल में छेद है, तब से ही उसकी सौतेली माँ ने जिया से पल्ला झाड़ लिया और दोनों बहनों को घर से निकाल दिया। तब से जिया अकेले ही पैसे जमा करने में जुटी हुई थी, जिससे उसकी बहन का ऑपरेशन हो सके। अब दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थीं। जिया की सौतेली माँ दोनों बहनों पर बहुत अत्याचार करती थी। जिया छोटा मोटा जो भी काम करती और उससे जो भी पैसे कमाती, वह सारे पैसे उसकी माँ छीन लेती और दोनों बहनों को 2 मिनट भी फुर्सत से नहीं बैठने देती थी। जब तक पिता का साया था, तब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब पिता गुजर गए, तब से उसकी सौतेली माँ दिन भर दोनों को ताने दिया करती, नौकरों की तरह काम करवाती और खुद आराम से अपने बेटे के साथ रहती। पर फिर भी कभी रिया और जिया ने शिकायत नहीं की। जैसा उन्हें मिल रहा था, जैसा उनकी माँ उन्हें रख रही थी, वे वैसे ही रह रहे थे। जिया और रिया दोनों ही बहुत भोली थीं। जिया को तब ज़रूर बुरा लगता था, जब उसकी सौतेली माँ और उसका छोटा बेटा दोनों रिया को परेशान करते थे, जबकि रिया बहुत बीमार और कमज़ोर थी। पर फिर क्यों उन लोगों को ज़रा भी दया नहीं आती थी। जिया के जाने के बाद वे रिया को परेशान किया करते थे। जिया अपनी बहन को यही तसल्ली दिया करती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, उसकी बहन सब ठीक कर देगी, जबकि जिया को खुद नहीं मालूम था कि आगे उसकी ज़िंदगी में और कितनी ठोकरें लिखी हैं। जब से उनकी माँ ने दोनों बहनों को घर से निकाला, तब से दोनों दर-दर की ठोकरें खाते हुए इधर-उधर भटकती रहीं। तभी उन्हें उनके पिता के एक दोस्त मिले, जिनका नाम नंद किशोर वर्मा था, जो उन दोनों को रहने के लिए अपने घर में जगह दिए। नंद किशोर जी ने दोनों बहनों को कह दिया था कि जब तक उनके पास पर्याप्त पैसे ना हों, तब तक वह किराए की परवाह ना करें। जब उनके पास हों, तब दे दें, नहीं तो आराम से रहें। कहते हैं ना, तिनके को डूबते का सहारा। कुछ ऐसा ही सहारा उन्हें नंद किशोर जी से मिला। वह रोज नौकरी की तलाश में निकलती और शाम उसके हाथ निराशा ही लगती कि तभी एक दिन रिया बेहोश हो गई। जिया जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गई, जहां डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लिया। रिया की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर ने जिया को कह दिया कि जल्द से जल्द वह 20 लाख का इंतजाम करे, नहीं तो वह उसकी बहन को बचा नहीं पाएंगे। तभी से जिया रुपयों का इंतजाम करने में जुटी हुई थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी कि तभी उसे कॉलेज की एक दोस्त सिमी मिलती है। वह सिमी को अपनी सभी समस्याएं बताती है। सिमी उससे कहती है, तू टेंशन मत कर, तेरी समस्या का हल मेरे पास है। तू बस मेरे बताए पते पर पहुंच जा, वहां जाकर मेरा नाम ले लेना, तुझे काम मिल जाएगा। इसी बात से खुश होकर वह सिमी को दुआएं देती है, उस पते पर चली जाती है। सिमी उसे जाते देखकर एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए कहती है, एक बकरा और फंसा। जिया, 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 तुम जैसे सॉफ्ट टारगेट की तो मुझे ज़रूरत होती है और आज तुम फंस गई। खैर, जैसी तुम्हारी किस्मत। ऐसा कहकर वह उस होटल के मैनेजर को फ़ोन करती है और कहती है, तैयार है ना, एक बकरा भेज रही हूँ, उसे हलाल करना है और मेरा हिस्सा मेरे अकाउंट में डलवा देना। उधर से मैनेजर कुछ कहता है और वह अपनी गर्दन हिलाकर फ़ोन रख देती है। वह ठीक 7 बजे होटल ब्लू मून पहुंच जाती है। वहाँ रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी होती है, जिसका नाम नीता होता है।
वो जाकर कहती है, मुझे सिम्मी ने भेजा है काम के लिए। नीता उसे कुछ देर देखती है और फिर उसे मैनेजर के कमरे में जाने को कहती है। फिर अपने बगल में खड़े एक लड़के के कान में कुछ कहती है, जिससे वह लड़का उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है। पर जिया उस पर ध्यान न देकर मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। नीता ने मैनेजर को फ़ोन करके जिया के आने की खबर दी। जैसे ही जिया मैनेजर के कमरे में दाखिल होती है, मैनेजर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर कहता है, बैठिए मिस जिया। जिया सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। जिया, सर, मुझे मेरी दोस्त ने आपके होटल का पता दिया और मुझसे कहा कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। सर, मेहरबानी करके मुझे नौकरी दे दीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे अपनी बहन के ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द पैसे जमा करने हैं। मैनेजर एक गंदी हंसी हंसते हुए कहता है, ओ मिस जिया, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए। आप अपनी नौकरी पक्की समझ लीजिए। जिया, पर मुझे करना क्या होगा सर? फिर हिम्मत करके कहती है, सर, मुझे काम बता दीजिए। मुझे अपनी बहन से मिलने अस्पताल भी जाना है। मैनेजर, अच्छा ठीक है, आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए। मैनेजर अपने कमरे से बाहर चला जाता है और नीता के पास जाकर उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। कुछ देर बाद नीता जूस और नाश्ता लिए मैनेजर के कमरे की तरफ जाती है। कमरे के बाहर ही वह जूस में एक नशे की गोली मिला देती है। अंदर जाकर वह जिया से कहती है, मिस, सर ने आपके लिए भिजवाया है। जिया पहले मना कर देती है, पर उस लड़की के बार बार कहने पर वह जूस पी लेती है। जैसे ही वह जूस पीती है, उसे वह थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान न देकर वह एक साथ पूरा जूस पी लेती है। नीता बाहर आ जाती है। बाहर आकर वह मैनेजर से कहती है, सर, आपका काम हो गया है। कुछ ही देर में वह लड़की बेहोश हो जाएगी। फिर उसे कुछ भी होश नहीं रहेगा। मैनेजर, वेरी गुड नीता, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। अब जाओ, हमारे क्लाइंट आते ही होंगे। जैसे ही वह आए, तुम इस लड़की को उनके रूम में पहुंचा देना। नीता जी सर कहकर चली जाती है। उधर इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन रुद्र आर्य भी उसी होटल में अपने एक बिजनेस मीटिंग के लिए आता है। वह अपने क्लाइंट के साथ वहाँ डिनर करता है। डिनर करने के बाद रुद्र का दोस्त, जो कि उसका असिस्टेंट भी है, उसका नाम अनिकेत होता है, रुद्र से कहता है, सर, अब हम चलें, घर से फ़ोन आ रहा है। रुद्र, रुको कुछ देर अनिकेत, बस डील साइन कर लें। जैसे ही रुद्र अपने क्लाइंट के साथ डील साइन करता है, वैसे ही उसके क्लाइंट, जिसका नाम आशीष मल्होत्रा होता है, कहते हैं, मिस्टर रुद्र, आपके जैसे यंग बिजनेसमैन के साथ काम करके हमें बहुत खुशी होगी। इस जश्न को मिलकर एक साथ मनाते हैं। फिर रुककर, एक एक जाम हो जाए मिस्टर रुद्र। रुद्र, धन्यवाद मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन मैं पीता नहीं हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, कम ऑन मिस्टर रुद्र, थोड़ा सा तो चलता ही है। अनिकेत, मिस्टर मल्होत्रा, सर नहीं पीते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, ठीक है, हम इनके लिए जूस मंगा लेते हैं, वह तो पी सकते हैं ना। मिस्टर अनिकेत, क्या आप पियेंगे? अनिकेत मना कर देता है। रुद्र सर हिला देता है। मिस्टर मल्होत्रा, बेटर, 1 ऑरेंज जूस एंड 1 वाइन। बेटर जूस और वाइन लेने चला जाता है। जैसे ही वह ऑर्डर लेकर आ रहा होता है, एक आदमी उससे टकरा जाता है। वह आदमी वेटर से सॉरी कहता है और आगे बढ़ जाता है। वह आदमी मुड़कर वेटर की तरफ देखता है और हल्की सी टेढ़ी मुस्कान देकर सीटी बजाता हुआ होटल के बाहर चला जाता है। वह ऐसी जगह खड़ा था जहाँ से उसका चेहरा देखना नामुमकिन था। आखिर कौन था वह आदमी? क्या मकसद था उसका? ये बात वेटर को भी पता नहीं चलती कि उस आदमी ने टकराते वक्त ही जूस के गिलास में एक नशे की गोली डाल दी थी। वेटर जूस और वाइन रुद्र की टेबल पर लाकर रख देता है। मिस्टर मल्होत्रा जूस का गिलास, जिसमें नशे की गोली थी, रुद्र की तरफ बढ़ाते हैं और खुद वाइन का गिलास हाथ में ले लेते हैं। फिर मिस्टर मल्होत्रा और रुद्र अपने गिलास को टकराते हुए चीयर्स बोलते हैं और अपनी अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हैं। रुद्र एक सांस में सारा जूस खत्म कर देता है। तभी मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं, वेल मिस्टर रुद्र, आपके साथ आज की शाम बहुत अच्छी रही। कल ऑफिस में मिलते हैं।
बाकी के काम की बात हम वहीं करेंगे। अब हम चलते हैं। रुद्र सिर हिला देता है। उनके जाते ही जैसे ही रुद्र खड़ा होता है, उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। उसकी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगता है। सामने का उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। वह एकदम से बैठ जाता है। अनिकेत उसे संभाल कर पूछता है, क्या हुआ रुद्र, तुम ठीक तो हो? रुद्र, पता नहीं है, अचानक मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं। अनिकेत, तुम सारा सारा दिन काम करते रहते हो, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। फिर खुद सोचकर ऐसा करते हैं, कुछ देर इसी होटल में आराम कर लेते हैं, फिर घर चलते हैं। रुद्र कुछ नहीं कहता। अनिकेत होटल के मैनेजर से जाकर एक रूम मांगता है। तभी नीता भी उधर आ जाती है और वह भी मैनेजर से पूछती है उस लड़की को कौन से रूम में भेजना है। मैनेजर, जो लैपटॉप पर खाली कमरा ढूंढ रहा होता है, वह अनिकेत को बोलता है रूम नंबर 109। और नीता को लगता है कि मैनेजर ने उसे रूम नंबर बताया है, इसलिए वह भी सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। इधर अनिकेत रूम की चाबी लेकर रुद्र को रूम में छोड़ देता है और खुद बाहर आकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है। उधर नीता भी जिया को लेकर रूम नंबर 109 में चली जाती है। जिया, जिसे थोड़ा बहुत होश रहता है, वह कहती है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे क्या करना है? मुझे जल्दी जाने दो। मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। लेकिन नीता उसकी कुछ नहीं सुनती और उसे रूम में छोड़कर आ जाती है। जिया को कुछ समझ में नहीं आता और वह जाकर बेड पर लेट जाती है। रुद्र, जो कि आधी बेहोशी की हालत में था, अपने पास में किसी को लेटा हुआ देखता है। वह सिर उठाकर उसको देखता है। कुछ देर उसे देखने पर वह उसकी मासूम सूरत में खोसा जाता है। जिया के चेहरे पर उसे एक अलग सी कशिश दिखती है। उसे देखते ही रुद्र की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। बेहोशी की हालत में भी रुद्र साफ महसूस कर रहा था कि उसका दिल उसके काबू में नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह तपती रेत में झुलस रहा हो और उस लड़की के रूप में उसे चंद बूंदें राहत की मिल रही हों, जैसे वह उसकी बारिश में भीग रहा हो। इस तरह का सुकून उसे इतने सालों में कभी नहीं मिला। जिंदगी में उसे भी तकलीफ़ों और परेशानियों के सिवा कुछ नहीं मिला। उसके पास पैसा तो था, पर सुकून नहीं था। कोई प्यार करने वाला नहीं था, कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। जिया को देखने के बाद उसके दिल को सुकून मिलता है और धीरे धीरे वह उसके नज़दीक आ जाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। जिया भी इतने दिनों से मानसिक परेशानियों में उलझी हुई थी। जो कुछ उसके साथ हुआ वह लगातार एक चलचित्र की भांति उसके दिमाग में चल रहा था और नशे से उसके दिमाग पर वह सब हावी हो रहा था। तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह उसे बहुत प्यार से देख रहा हो। इतने दिनों बाद अपने लिए किसी की आंखों में प्यार देखकर वह पिघल जाती है। उस पर भी नशे का पूरा असर होने लगा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थीं और वह भी रुद्र की बाहों में सुकून तलाशने के लिए उसके सीने से जा लगी। दोनों ही अपनी अपनी परेशानी में उलझे एक दूसरे की बाहों में सुकून तलाश कर रहे थे। दोनों इसी तरह सो जाते हैं। बाहर के मौसम में अलग ही सन्नाटा था। सन्नाटे को तोड़ती दोनों की धड़कती हुई धड़कनें कमरे में गूंज रही थीं। गहरी अंधेरी रात की यह शांति तूफान के आने के पहले की शांति हो। ऐसी लग रही थी जैसे कल सुबह का सूरज शायद इन दोनों की ही शांति भंग करने वाला एक तूफान बनकर आ रहा है। दोनों ही इस बात से बेखबर हुए निश्चिंतता से सो रहे थे। उधर मैनेजर, नीता, लड़की कहाँ गई जिसे सिमी ने भेजा था? तुम्हें पता है रूम नंबर 11 के कस्टमर कितना परेशान हो रहे हैं? उन्होंने मुझे कितना सुनाया। वह हमारे सबसे पुराने कस्टमर हैं और आज उन्होंने ही एक नई फरमाइश की थी। इसके वह बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रहे थे। अभी तो मैंने उन्हें जैसे तैसे समझा दिया, किसी और लड़की को उनके कमरे में भेज दिया। पर वह लड़की कहाँ है? नीता, सर आपने ही तो कहा था कि उसे रूम नंबर 109 में भेज दूं। मैनेजर, मैंने कब कहा था? नीता, जब यहाँ आप मिस्टर अनिकेत से बात कर रहे थे तब। तभी मैनेजर को कुछ याद आता है और वह कहता है, अच्छा, शायद मैं मिस्टर अनिकेत को रूम नंबर बता रहा था और उस वक्त तुमने वह सुन लिया।
नीता घबरा गई। हाँ सर, यह उस वक्त की बात है। तभी मैनेजर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वह कहता है, चलो कोई बात नहीं, आखिर वह भी शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन है, उनसे भी रुपए मिलेंगे। पर सबसे पहले उसी लड़की को ठिकाने लगाओ। एक बार जो इस धंधे में आ जाता है, वह वापस इस धंधे को छोड़कर नहीं जा सकता। वह किसी भी तरह से इस होटल के बाहर नहीं जानी चाहिए। सुबह होते ही उसे मेरे पास पकड़ कर लाना। सुबह सूरज की पहली किरण जैसे जिया के चेहरे पर पड़ती है, वह कसमसाकर उठती है। उसका सिर नशे के कारण भारी रहता है। वह अपना सिर पकड़कर उठती है। कल जो कुछ भी हुआ उसे याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। उसे सिर्फ इतना याद रहता है कि जूस पीने के बाद उसे नींद आ गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यह सोचते सोचते जैसे ही वह अपनी आँख खोलकर देखती है, तो वह अपने आप को किसी और ही कमरे में पाती है। हैरानी से उसकी आंखें फैल जाती हैं और अपनी नज़रों से चारों तरफ देखती है कि वह कहाँ है। तभी उसकी नज़र खुद पर जाती है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। फिर उसकी नज़र बगल में सो रहे एक लड़के पर जाती है, जो पेट के बल लेटा हुआ था। उसके शरीर पर भी कोई कपड़ा नहीं था। दोनों एक ही चादर में लिपटे हुए थे। जिया घबराकर उठ जाती है। चादर लपेटकर वह वहां से अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है कि तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और बहुत सारे लोग कैमरा लिए खड़े रहते हैं। जिया हड़बड़ाकर बेड की दूसरी तरफ बैठ जाती है। इतनी सारी आवाज़ें और हलचल सुनकर रुद्र भी आंखें मसलता हुआ उठता है और चारों तरफ देखता है। अचानक वह भी हैरान रह जाता है। पहले तो वह खुद से कहता है, मैं कहाँ हूँ और यह सब हो क्या रहा है। फिर उसकी नज़र साइड में बैठी जिया पर पड़ती है। वह खुद को और जिया को इस हालत में देखता है और समझने की कोशिश करता है। वह कभी खुद को, कभी जिया को और कभी मीडिया के लोगों को देखता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। हो क्या रहा है और उसकी यह हालत कैसे? आखिर कल रात हुआ क्या? ये लड़की कौन है? कि तभी उनमें से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। यह है शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर रुद्र आर्य। यहाँ इस होटल में एक लड़की के साथ ऐसी हालत में पाए गए हैं। क्या यह लड़की इनकी गर्लफ्रेंड है या फिर कोई कॉल गर्ल? आखिर कौन है ये लड़की जिनके साथ इनके इतने अतरंग संबंध हैं? और भी तरह तरह की बातें उन लोगों को देखकर बोली जाती हैं। तभी उस भीड़ को चीरता हुआ अनिकेत आता है और उन सबको बाहर भेज देता है। सब लोग चिल्लाते रहते हैं, लेकिन अनिकेत किसी की नहीं सुनता और उन सारी भीड़ को बाहर कर देता है। वह दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वह एक जलती हुई नज़र रुद्र की तरफ डालता है। रुद्र भी उसे गुस्से से देख रहा होता है, जैसे पूछ रहा हो कि यह सब क्या है। पर तभी उन दोनों की नज़र डरी सहमी जिया पर जाती है। अनिकेत, लड़की तुम जो कोई भी हो, जाओ पहले अपने कपड़े पहनकर आओ। जिया को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वह चुपचाप अपनी नज़र नीचे करके बैठी रहती है और अपने अंगूठे से ज़मीन को कुरेदती रहती है कि तभी अनिकेत ज़ोर से चिल्लाता है, सुना नहीं तुमने? जाओ जाकर कपड़े पहन कर आओ। जिया डर से बाथरूम की तरफ अपने कपड़े लेकर भाग जाती है। उसके जाने के बाद अनिकेत गुस्से से रुद्र की तरफ देखता है और बोलता है, ये क्या है रुद्र, तुम और इस हालत में? तुम्हें पता है इस न्यूज़ से हमारे परिवार और हमारे बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? तुम तो ऐसे नहीं थे। फिर क्या ज़रूरत पड़ गई आखिर तुम्हें इस लड़की का सहारा लेने की? रुद्र, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वह अपना सिर पकड़कर कहता है, मुझे नहीं पता, नहीं पता यह यहाँ कैसे आई। कल मुझे चक्कर आए और तुम मुझे यहाँ छोड़कर गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। अनिकेत, अनिकेत, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कल जब मैं तुम्हें अकेले छोड़कर गया था, फिर ये लड़की कहाँ से आई? रुद्र, मेरे कारण इस लड़की की ज़िंदगी भी खराब हो गई। इसकी भी तस्वीरें सारे मीडिया में फैल गई हैं। अनिकेत, तुम इस लड़की की चिंता करना बंद करो। पहले तुम अपनी चिंता करो। चलो यहाँ से। रुद्र, इस तरीके से उस लड़की को यहाँ छोड़कर जाना, मेरा मतलब है कि यह भी तो मेरे कारण ही यहाँ फंसी है। अनिकेत, और क्या पता किसी ने तुम्हें यहाँ फंसाया हो। रुद्र एक बार घूर कर अनिकेत को देखता है, फिर गुस्से से कहता है, और सारी रात तुम कहाँ थे? अनिकेत, मैं बाहर लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था और कब नींद आ गई मुझे नहीं पता चला। सुबह जब उठा तो ट्रेडिंग न्यूज़ चल रही थी,
तुम्हारे बारे में। अब चलो यहाँ से। रुद्र एक बार बाथरूम की तरफ देखता है और फिर अनिकेत के साथ बाहर आ जाता है। रुद्र अनिकेत को कहता है, इस लड़की के बारे में पता करो। अनिकेत, क्यों? रुद्र, तुमसे जितना कहा है उतना करो। उधर जिया बाथरूम में फूट फूट कर रो रही थी। एक ही रात में उसके साथ क्या हो गया? आखिर कौन है वह लड़का जो बाहर बैठा है? और यह सब मीडिया, इतने सारे लोग यहाँ कैसे? अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? हे भगवान, ये मेरे साथ थी क्यों? पहले मेरे मम्मी पापा मुझसे छीन लिए, मेरी बहन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, उसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ। लेकिन ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं पवित्र भी नहीं रही। मुझे तो सिमी ने यहाँ काम के लिए भेजा था। ये कैसा काम है? और फिर खुद को रगड़ रगड़ कर लाल कर लिया। मुझे खुद से घिन आ रही है और ऐसे ही बहुत देर तक पानी में बैठी रही। थोड़ी देर बाद वह शांत हुई और बाहर निकली तो देखती है कि कमरे में कोई नहीं था। जिया वहाँ से निकलकर भाग जाती है और तेजी से मेन गेट की तरफ भागती है कि तभी वह देखती है कि मैनेजर के आदमी चारों तरफ उसे ही ढूंढ रहे होते हैं। छुपते छुपाते वहाँ से निकलकर पार्किंग की तरफ चली जाती है। वहाँ एक बड़ी काली गाड़ी खड़ी थी। किस्मत से उसका एक तरफ का दरवाज़ा खुला था। वह उसमें जाकर छुप जाती है। गाड़ी के बाहर ड्राइवर खड़ा था जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसे आहट होती है तो वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर वह अपने फ़ोन में लग जाता है। गाड़ी में छिपी जिया पूरी पसीने में भीग जाती है। अपना सिर गाड़ी की सीट से लगाकर मन ही मन में सोचने लगती है कि हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? मैं कैसे निकलूँ इस मुसीबत से? तभी उसे अपनी बहन का ख्याल आता है। वह फिर बाहर देखती है, मैनेजर के आदमी उसके पीछे पड़े हुए थे। फिर मन ही मन एक निर्णय लेती है और खुद से कहती है कि जहाँ भी ये गाड़ी रुकेगी वहाँ से निकलकर सीधा अस्पताल जाएगी और अपनी बहन को लेकर इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी और इस शहर में कभी कदम नहीं रखेगी। उसे सिमी पर भी बहुत गुस्सा आता है कि उसने उसे अपना दोस्त माना और उसने उसके साथ धोखा किया। आज के बाद वह किसी पर विश्वास नहीं करेगी। मेहनत और ईमानदारी से अपनी बहन के ऑपरेशन के लिए पैसा इकट्ठा करेगी। तभी अनिकेत और रुद्र उस गाड़ी की तरफ आते हैं। अनिकेत, देखो, अभी भी मैंने यह मामला संभाल लिया है। आगे से ऐसी कोई गलती मत करना। रुद्र, अनिकेत, तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? तुम मेरे बॉस नहीं हो। अनिकेत घूर कर उसे देखता है। रुद्र मुंह बनाकर, ठीक है मेरे बाप, चल। और ऐसा कहकर वह गाड़ी में बैठने लगता है। जैसे ही गाड़ी के पास में आहट सुनाई देती है, जिया घबरा जाती है। अनिकेत आगे बैठता है और रुद्र पीछे बैठ जाता है। अनिकेत ड्राइवर से, बंगले की तरफ ले चलो, आज साहब की अच्छी तरह मरम्मत करनी है। रुद्र गुस्से से उसे देखता है। अनिकेत, मेरा मतलब है कि साहब की तबीयत खराब है, उन्हें थोड़ी आराम की ज़रूरत है। हम थोड़ी देर बाद ऑफिस जाएंगे। ड्राइवर गाड़ी होटल से बाहर निकाल लेता है। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी में अचानक ब्रेक लगते हैं और रुद्र का पैर जिया के हाथ पर पड़ता है। जिया के मुंह से चीख निकल जाती है। रुद्र, जो कि सुबह हुई घटना के बारे में सोच रहा होता है, अचानक चीख सुनकर नीचे देखता है। वह देखता है कि डरी सहमी जिया आंखें बंद किए हाथ जोड़े बैठी है। अनिकेत को आवाज़ सुनाई नहीं देती क्योंकि उसने कानों में ईयरफोन लगा रखे थे और वह किसी मीटिंग में बिजी था। रुद्र, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया, प्लीज़ सर, मेरी मदद कीजिए। मुझे इस एरिया से बाहर निकाल दीजिए। मुझे अस्पताल जाना है। मेरी बहन बीमार है। मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। प्लीज़, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, पर अभी मुझे इस मुसीबत से निकाल लीजिए। वह मैनेजर के आदमी मेरे पीछे पड़े हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फिर मेरी बहन का क्या होगा? सर, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। रुद्र एकदम से उसके मुंह पर हाथ रख देता है, जिससे जिया एकदम चौंक जाती है और थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में खो जाती है। उसकी धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ एहसास रुद्र को भी होता है, लेकिन वह अपना सर झटक देता है और अपना हाथ उसके मुंह से हटा लेता है। जिया हाथ जोड़े बैठी थी। रुद्र, ड्राइवर, हॉस्पिटल की तरफ ले लो। ड्राइवर घूमकर अनिकेत की तरफ देखता है कि तभी रुद्र वापस कहता है, मुझे ज़रूरी काम है। फिर अपना सर तर्जनी उंगली से सहलाने, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही
तो मैं डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहता हूँ। ड्राइवर सिर हिला देता है और गाड़ी को अस्पताल की तरफ मोड़ लेता है। ज्यों ही अनिकेत की मीटिंग खत्म होती है तो वह देखता है कि गाड़ी बंगले की तरफ ना जाकर अस्पताल की तरफ जा रही होती है। वह ड्राइवर से पूछता है कि हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं, तो वह कहता है कि साहब ने कहा है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अनिकेत पीछे मुड़कर, रुद्र क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? रुद्र एकदम से घबरा जाता है और कहता है, नहीं कुछ नहीं, वह मेरा मतलब है। अनिकेत, कुछ नहीं, क्या हुआ है बोलो। रुद्र, शायद नशे के कारण मेरा सर दर्द कर रहा है, तो मुझे डॉक्टर से चेकअप करवाना है। अनिकेत एक बार उसे एक भारी नज़र से देखता है और फिर आगे मुड़ जाता है। रुद्र गहरी सांस लेता है और धीरे से कहता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बॉस मैं नहीं तुम हो। अनिकेत, मुझे सब सुनाई दे रहा है। रुद्र, वाट एवर। तभी अस्पताल आ जाता है। अब रुद्र के सामने यह समस्या होती है कि वह अनिकेत के होते हुए वहाँ से जिया को कैसे निकाले। रुद्र अभी सोच ही रहा था कि अनिकेत कहता है, रुद्र चलो, डॉक्टर शर्मा इंतजार कर रहे हैं। रुद्र चौंक कर, तुमने उनसे अपॉइंटमेंट कब ली? अनिकेत, जब तुम मुझसे अस्पताल चलने के लिए कह रहे थे। रुद्र मुंह बना लेता है, तुम दोस्त हो या दुश्मन? अनिकेत, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ और दुश्मन भी हूँ, पर्सनल असिस्टेंट भी हूँ, तो चलो चुपचाप। इधर रुद्र जिया के बारे में सोच रहा होता है कि तभी रुद्र को आइडिया आता है। वह गाड़ी से निकलकर अनिकेत से इधर उधर की बातें करने लगता है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। वह बातों बातों में अनिकेत की पीठ को घुमाकर गाड़ी की तरफ कर देता है और जिया को इशारा करता है कि वह यहाँ से निकलकर भाग जाए। जिया इशारा समझकर वहाँ से भाग जाती है। रुद्र राहत की सांस लेता है और अनिकेत से कहता है, चलो अब मैं ठीक लग रहा हूँ, अब घर चलते हैं। अनिकेत, तुम पागल हो क्या? रात का नशा अभी तक उतरा नहीं है। क्या चल रहा है? ये क्या है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं हिल गया? कि तभी रुद्र को गुस्सा आ जाता है। अनिकेत, बहुत हो गया, फॉलो माई ऑर्डर। चलो ऑफिस की तरफ लेकर चलो गाड़ी, आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। रुद्र का फिर से एटीट्यूड वाला मोड एक्टिव हो जाता है। अनिकेत अपने मन में, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, इसका मूड तो मौसम से भी जल्दी बदलता है। क्या होगा तेरा अनिकेत, क्या होगा? ये कभी खड़ूस होता है और कभी हद से ज़्यादा क्यूट। अनिकेत रुद्र के बचपन का दोस्त था। वह रुद्र को हर मुसीबत हर परेशानी से हमेशा बचाता आया था। वह साई की तरह हमेशा उसके साथ रहता था। अनिकेत रुद्र से 4 महीने बड़ा था। वह बड़े भाई की तरह कभी रुद्र को डांट लगा देता और कभी दोस्त की तरह रुद्र से डांट खा भी लेता। अनिकेत के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके पिता रुद्र के पिता की कंपनी में मैनेजर थे। कई बार अनिकेत के पिता काम के सिलसिले में रुद्र के पिता के साथ काफ़ी समय तक रहते थे। अनिकेत भी अक्सर उनके साथ आया करता था। इसी कारण रुद्र और अनिकेत में बचपन से ही दोस्ती थी। जब वह मात्र 10 साल का था, एक दिन जब रुद्र के पिता और अनिकेत के पिता एक डील को फाइनल करने के लिए हैदराबाद जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें अनिकेत के पिता की मौत हो जाती है और रुद्र के पिता कोमा में चले जाते हैं और वह आज तक कोमा में ही हैं। उस एक्सीडेंट के पीछे कौन था, इसका आज तक पता नहीं चल पाया। अनिकेत की माँ तो बचपन में ही भगवान के पास चली गई थी और रुद्र की माँ रुद्र को जन्म देते ही चल बसी थी। एक तरीके से अनिकेत और रुद्र दोनों की हालत एक जैसी थी, इसलिए भी उन दोनों में काफ़ी अच्छी बनती थी। दोनों एक दूसरे के हमदर्द भी थे, हमसाया भी थे। एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाते थे, चाहे कोई सा भी कांड हो। वह हमेशा एक दूसरे के साथ साए की तरह बने रहते थे। इसी कारण रुद्र के दादाजी ने अनिकेत की भी जिम्मेदारी ले ली। तब से रुद्र और अनिकेत साथ साथ बड़े हुए और अब बिजनेस में भी अनिकेत हर कदम रुद्र का साथ देता था। रुद्र की तरफ आई हर मुसीबत का सामना पहले अनिकेत करता है। रुद्र भी बड़े भाई की तरह अनिकेत का सम्मान करता है। इधर जिया गाड़ी से उतरकर अस्पताल के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वह सबसे पहले अपनी बहन को देखती है। रिया उसे देखकर कहती है, दीदी आप कहाँ थी? आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? पता है आपको, रात में मैं कितना डर गई थी। वह तो नर्स दीदी थी जिन्होंने मुझे प्यार से सुलाया। आप ठीक तो है ना? जिया, हाँ मेरी गुड़िया, मैं ठीक हूँ। अब तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, रिया कहती है।
जिया, तुमने कुछ खाया? रिया, नहीं दीदी, मुझे इच्छा नहीं है। फिर जिया थोड़ा गंभीर होकर रिया से कहती है, रिया देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम जानती हो इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है और कुछ ऐसी मुसीबत आ गई है कि हमें यह शहर आज के आज छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या तुम चल सकती हो? रिया हालांकि अभी 10 साल की थी, लेकिन वह काफ़ी समझदार हो गई थी। वह अपनी दीदी को परेशान देखकर कहती है, हाँ दीदी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। चलिए। जिया फटाफट उसका बैग पैक करती है और डॉक्टर से बात करके उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करा ले जाती है। उधर मैनेजर के आदमी उसे चारों तरफ ढूंढ लेते हैं, लेकिन जिया का कहीं अता पता नहीं लगता। जिया और रिया दोनों बहनें अस्पताल से निकलकर सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ चली जाती हैं। पूरे रास्ते जिया यही सोचती रही कि अब वह शहर को छोड़कर कहाँ जाए। जैसे जैसे रेलवे स्टेशन नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे इस शहर से जुड़ी यादें उसके सामने आ रही थीं। लेकिन किया क्या जा सकता था? वह इस कदर फंस चुकी थी कि अब इस शहर को छोड़कर जाना ही उसे एकमात्र उपाय लग रहा था, जिससे वह इन मुसीबतों से अपना पीछा छुड़ाकर अपनी बहन और खुद की ज़िंदगी संवार सके। तभी ऑटो वाला रेलवे स्टेशन के बाहर रोककर कहता है, दीदी, रेलवे स्टेशन आ गया। जिया होश में आती है और उसे पैसे देती है। फिर जिया रिया का हाथ पकड़कर टिकट काउंटर की तरफ चली जाती है। रिया, दीदी, हम कहाँ जाएंगे? जिया, पता नहीं गुड़िया, पर तुम चिंता मत करो, महादेव जरूर हमारी सहायता करेंगे। मन ही मन वह महादेव से प्रार्थना करती है, हे महादेव, मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई तो उपाय बताइए। कि तभी वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे, जो महाकाल के नारे लगा रहे थे, जय महाकाल। जिया को समझ में आ जाता है कि उसे कहाँ जाना है और वह तुरंत उज्जैन का टिकट लेकर ट्रेन में बैठ जाती है। जिया मन ही मन, हे महाकाल, मैं आपकी शरण में आ रही हूँ, मुझे रास्ता बताएं, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएं। आगे क्या करना है, क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अब आप ही मुझे आगे का रास्ता दिखाएं। ऐसा सोचकर वह खिड़की से सर टिकाए अपनी आंखें बंद कर लेती है। धीरे धीरे ट्रेन इस शहर को छोड़कर आगे बढ़ जाती है और इसी के साथ जिया भी इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। उधर जैसे ही रुद्र और अनिकेत ऑफिस पहुंचते हैं, सभी लोग उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं। रुद्र के चेहरे पर सख्त भाव थे। एक नज़र वह सब पर डालता है और अपने केबिन में चला जाता है। पीछे पीछे अनिकेत भी चला जाता है। केबिन में जाकर रुद्र अनिकेत से कहता है, सुनो अनिकेत, मुझे उस लड़की के बारे में पूरी डिटेल चाहिए। वह कौन थी, कहाँ से आई थी, वहाँ क्या कर रही थी? क्या किसी ने उसे मुझे फंसाने के लिए भेजा था? आई वॉन्ट एवरी सिंगल डिटेल ऑफ हर। अनिकेत, रुद्र, तुम उसको भूल क्यों नहीं जाते? रुद्र, क्योंकि मैं आज तक किसी भी लड़की के इतने करीब नहीं गया हूँ। वह पहली लड़की थी, इसलिए मैं उसके बारे में हर एक चीज़ जानना चाहता हूँ। अनिकेत, और अगर वह तुझे फंसाने ही आई होगी तो? रुद्र, तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। तुम उसकी एक एक डिटेल निकलवाओ, मुझे शाम तक सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टेबल पर चाहिए। अनिकेत, ठीक है, तुम्हें आज शाम तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसा कहकर वह किसी को फ़ोन लगाता है। मैं तुम्हें एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, मुझे उस लड़की की एक एक डिटेल चाहिए। ऐसा कहकर वह फ़ोन काट देता है। फिर रुद्र की तरफ घूम, मैं खुद भी उस होटल में जाकर वहाँ के मैनेजर से पता करता हूँ कि वह लड़की कौन थी और तुम्हारे साथ ऐसी हरकत कैसे हुई। रुद्र से हिलाकर उसे इजाज़त दे देता है। अनिकेत वहाँ से निकलकर सीधा ब्लू मून होटल पहुँचता है। वहाँ जाकर वह सीधा मैनेजर के केबिन में चला जाता है, क्योंकि वे अक्सर उस होटल में अपनी मीटिंग के लिए जाते रहते थे। इसलिए मैनेजर भी उन दोनों को अच्छे से पहचानता था। जैसे ही मैनेजर की केबिन का दरवाज़ा खुलता है, मैनेजर सर उठाकर देखता है और कहता है, आइए मिस्टर अनिकेत, कैसे आना हुआ आपका? अनिकेत का चेहरा इस वक्त पत्थर की तरह सख्त हो रखा था। वह मैनेजर से थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, आपको पता तो होगा ही कि कल यहाँ मिस्टर रुद्र के साथ क्या हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपके बेटर किसके साथ मिले हुए हैं? किसके कहने पर उन्होंने रुद्र के साथ ऐसी हरकत की? मैनेजर, अरे मिस्टर अनिकेत, पहले आप बैठिए, आराम से बात करते हैं। आप क्या कह रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनिकेत, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है
कल इस होटल में रुद्र के जूस में नशे की दवा मिलाई गई, जो कि जाहिर सी बात है आपके ही किसी वेटर ने ही मिलाई होगी। बुलाइए उस वेटर को जो उस वक्त हमारे लिए ड्रिंक लेकर आया था। मैनेजर तुरंत उस वेटर को बुलाता है। अनिकेत गुस्से से वेटर की कॉलर पकड़कर, बताओ तुम्हें किसने पैसे दिए थे? तुमने ऐसी हरकत क्यों की? वेटर, जी साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अनिकेत, झूठ बोल रहे हो तुम, चुपचाप सच बता दो, नहीं तो मुझे सच निकलवाने के और भी तरीके आते हैं। वेटर हाथ जोड़कर, सर मुझे सच में नहीं पता। फिर कुछ सोचकर, हाँ याद आया, जब मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर जा रहा था तब मुझसे एक आदमी टकराया था, शायद ये उसका ही काम होगा। अनिकेत उसकी कॉलर छोड़ देता है। क्या आदमी टकराया था? क्या तुम उसे पहचान सकते हो? वेटर, नहीं सर, क्योंकि मैं अंधेरे में था और मैंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद उसका ध्यान नहीं होगा, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अनिकेत, ठीक है तुम जा सकते हो। फिर मैनेजर की तरफ मुड़कर, आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना? मुझे उनकी सारी फुटेज चाहिए। मैनेजर, जी सर, मिल जाएगी। अनिकेत मैनेजर से कहता है, और उस लड़की का क्या, जो कल रुद्र के कमरे में भेजी गई थी? कौन थी वह लड़की? मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैनेजर, वैसे वह लड़की भी कमाल थी। ऐसी सेवा आपको और चाहिए तो बताना मुझे। इसलिए पूछ रहे हैं ना अनिकेत साहब, कुछ इनाम विनाम हमें भी तो देते जाइए। और ऐसा कहकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर मिस्टर रुद्र को जवानी के मजे दिला ही दिए हमने। फिर अनिकेत की तरफ आंख मारकर, आपको भी ऐसे मजे दिलवा दें? बस कुछ एक्स्ट्रा माल देना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों की कीमत भी ज़्यादा होती है। अनिकेत मैनेजर की ऐसी बात सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है और तुरंत जाकर मैनेजर की गिरेबान पकड़ लेता है। क्या कहा तुमने? और एक उसके गाल पर मार देता है। मैनेजर का चेहरा दर्द से लाल पड़ जाता है। अनिकेत, और इनाम चाहिए? मैनेजर दर्द के कारण कुछ नहीं बोलता और नाम में सिर हिला देता है। फिर मैनेजर से पूछता है, वह लड़की कौन थी? मुझे उसकी डिटेल चाहिए। मैनेजर, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उस लड़की को। अनिकेत, अच्छा नहीं जानते? तो फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मैंने सारी पिक्चर डिलीट करवा दी थी। मैनेजर, मुझे नहीं पता, वह कल ही मेरे पास काम मांगने आई थी। उसका नाम जिया है, लेकिन वह रुद्र साहब के कमरे में कैसे पहुंची है मुझे नहीं पता। मैंने तो उसे किसी और के कमरे में भेजा था, लेकिन वह उनके कमरे में कैसे पहुंची मुझे नहीं पता। मुझे बाद में पता चला कि जिया रुद्र साहब के कमरे में है। फिर मुझे लगा कि रुद्र साहब भी जवान है, आखिर में वह भी इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अपनी रातें रंगीन करने का शौक किसे नहीं होता। यहाँ सब ऐसे ही लोग आते हैं, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। हम तो बैठे ही आप जैसे लोगों की सेवा करने के लिए हैं। अनिकेत, सब तुम्हारे जैसे बदतमीज और बेशरम नहीं होते हैं। इसके अलावा तुमने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इस होटल में क्या क्या चलता है। एक मिनट नहीं लगेगा तुम्हारे होटल में ताला लगवाने में। चुपचाप मुझे उस लड़की के बारे में बताओ। मैनेजर, मुझे सच में नहीं पता वह लड़की कौन है। उसे मेरी एक दोस्त ने भेजा था। उस दोस्त का पता बताओ, अनिकेत ने कहा। मैनेजर ने सिमी का नंबर और पता अनिकेत को दे दिया। वह मैनेजर के कमरे से बाहर चला गया। मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठता है और अपने गाल पर हाथ रखकर कहता है, यह थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा मिस्टर अनिकेत। और मिस्टर रुद्र, अब देखना मैं क्या करता हूँ। जैसे ही अनिकेत मैनेजर के केबिन से बाहर निकलता है कि तभी वहाँ सिमी आ जाती है। वह थोड़ी देर पहले ही होटल में आई थी और मैनेजर के कमरे के बाहर खड़ी होकर मैनेजर और अनिकेत की सारी बातें सुन रही थी। सिमी अनिकेत के पीछे पीछे जाती है कि तभी अनिकेत के फ़ोन पर रुद्र का फ़ोन आता है और वे रुद्र से बात करने लगता है। अनिकेत रुद्र को बताता है कि उसे उस लड़की का सिर्फ नाम पता चला है। उसका नाम जिया है। अनिकेत, रुद्र करना क्या चाहता है? कहीं तो उससे शादी तो नहीं करना चाहता? रुद्र उधर से, क्या बकवास कर रहा है अनिकेत? मैं बस उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। इधर सिमी भी उसकी बात सुन लेती है और उसे सिर्फ शादी वाली बात समझ में आती है। तो उसे लगता है कि कहीं रुद्र जिया से शादी ना कर ले, क्योंकि उसे भी कल वाली सारी बात मैनेजर के थ्रू पता लग चुकी थी। वह तुरंत अनिकेत के सामने आ जाती है और कहती है, मैं आपको जिया के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। अनिकेत यह सुनकर रुद्र का फ़ोन काट देता है और उससे कहता है,
बताओ तुम क्या जानती हो। सिमी, चलिए हम कहीं बैठकर बात करते हैं। अनिकेत, ठीक है कहकर सिमी के पीछे चल देता है। दोनों जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। अनिकेत, बताओ तुम क्या जानती हो उस लड़की के बारे में। सिमी मासूम चेहरा बनाकर, देखिए सर, जिया को मैं कॉलेज से जानती हूँ। कहना तो नहीं चाहिए, आखिर थी तो मेरी दोस्त थी, पर वह बहुत बिगड़ी हुई लड़की और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। कल जब मैं उससे मिली तो वह मुझसे कह रही थी कि उसे पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने उससे कहा कि वह कहीं अच्छी जगह नौकरी कर ले या फिर मेरी कंपनी में आ जाए, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि कुछ ऐसा काम जिसमें बहुत पैसा हो, फिर चाहे उसके लिए खुद को भी बेचना ही पड़े, लेकिन उसे पैसे चाहिए। मैंने सिर्फ उससे यह कहा कि मेरे एक जानकार की होटल है, वहाँ तुम्हें काम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आकर वो ये गुल खिलाएगी, ये मुझे नहीं पता था। वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, पर इतना नीचे गिर जाएगी, ये मुझे नहीं पता था। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं उसे अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानती थी, लेकिन अब वो मेरी नज़रों में भी गिर चुकी है। जिया बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। अनिकेत सिमी की बातों पर यकीन कर लेता है और उसे भी अब विश्वास हो गया था कि ज़रूर रुद्र को फंसाने में जिया का ही हाथ है। वह भी उसी आदमी के साथ मिली हुई है जिसने रुद्र के जूस में नशे की दवा मिलाई थी। वह वहाँ से उठने लगता है कि तभी सिमी कहती है, अनिकेत जी, हो सकता है कि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो, फिर भी आप उस लड़की से सतर्क रहिएगा। अनिकेत वहाँ से चला जाता है। पीछे सिमी अपनी चालाकी पर मुस्कुरा रही होती है, फिर खुद से कहती है, जिया, मैं तुमसे कॉलेज के टाइम से ही नफरत करती थी, और आज देखो, मैंने तुम्हें सबकी नज़रों में गिरा दिया। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से वरुण मुझे छोड़कर चला गया, क्योंकि वह तुमसे प्यार करता था। उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। मैंने तभी कसम खा ली थी कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी, और देखो, आज मेरा बदला पूरा हुआ। तुम्हारी इज्जत भी गई और तुम्हें सबकी नज़रों में गिरा भी दिया। ऐसी भी क्या बात है तुम में कि शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारे साथ एक रात बिताकर तुमसे शादी करने का फैसला कर बैठा। ऐसा कैसे होने दे सकती थी मैं। इसलिए इसलिए मैंने उसकी दोस्त की नज़रों में तुम्हारे लिए शक पैदा कर दिया। अब तुमसे कभी कोई शादी नहीं करेगा। और ऐसा कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना इंसान को कितना गिरा देती है, ये सिमी को देखकर पता चलता है। उसने अपनी थोड़ी सी जलन के खातिर जिया की पूरी ज़िंदगी खराब कर दी, और अनिकेत की नज़रों में भी उसे गलत साबित कर दिया। क्या करेगा रुद्र अब। जिया अपनी बहन के साथ अनजाने शहर में कैसे रहेगी। क्या इन दोनों की किस्मत इन्हें वापस मिलाएगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।